ठीक है सर। नमस्कार, रेडियो केदार में एक बार मैं फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं और आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो है स्पेशल एजुकेशन। स्पेशल एजुकेशन से रिलेटेड अलग अलग मुद्दे, अलग अलग पहलू, उन सब पर बात करेंगे। लेकिन कहते हैं कि किसी भी पहलू पर बात करने से पहले विशेषज्ञों का होना बहुत ज़रूरी है। आज जिनसे मैं बात करने जा रहा हूं वो कभी मन करता है तो दौड़ लेते हैं, दौड़ते ऐसा हैं कि फिर मास्टर्स में नेशनल मेडल ले लेते हैं। मन करता है तो क्रिकेट खेलने निकल लेते हैं, क्रिकेट ऐसा खेलते हैं कि अपनी टीम के लिए बड़ी धारदार बॉलिंग करते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, जब बच्चा बनना होता है, जब शिक्षा देने की बात आती है तो बच्चों के बीच में बच्चे बनकर रह लेते हैं। और जब कभी मदद करने की बात आती है, हिमाचल में जब प्रलय सा आता है तो वो वहाँ भी पहुँच जाते हैं। जी हाँ, मैं आज मुलाकात करने वाला हूँ और बात करने वाला हूँ विभिन्न पहलुओं पर श्री बृजलाल जी से। बृजलाल जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद सर, और धन्यवाद रेडियो केदार कि आपने एक अवसर दिया मुझे कि यहाँ पे मैं आऊँ और कुछ अपने जो अनुभव है वो आपके साथ में साझा करूँ। बृजलाल जी, बात शुरू करने से पहले आपसे मैं चाहूँगा कि आप अपना थोड़ा सा परिचय सबके समक्ष रख दें ताकि ये जो बातों का सिलसिला है ये फिर आगे बढ़ सके। सर, बेसिकली मैं हिमाचल प्रदेश के मंडी ज़िले का रहने वाला हूँ और मेरी जो विद्यालय शिक्षा है वहीं से हुई। मैंने हमारे यहाँ CRC सुंदरनगर के नाम से एक सेंटर है जो NIPBD देहरादून के ही एक सेंटर केंद्र है, और वहाँ से मैंने 2 वर्ष का एक डिप्लोमा होता है जो प्राइमरी के जो दिव्यांग बच्चे हैं उनको पढ़ाने के लिए किया जाता है। वो करने के बाद मैं 2008 में देहरादून में मैंने एज ए प्राइमरी टीचर ज्वाइन किया। उसके साथ साथ अपनी पढ़ाई भी मैं जारी रखता गया और ग्रेजुएशन, BA, MA, M.Ed और अभी नेट एजुकेशन से क्वालिफाई किया और अभी PhD कर रहा हूँ सर। जी, अगर मैं बात करूं, संस्थान की बात आपने की और विद्यालय की बात की, आप एक विशिष्ट शिक्षक हैं, विशेष शिक्षक हैं, स्पेशल एजुकेटर हैं आप इस वक्त कहां पर कार्यरत हैं और स्कूल का नाम और किस संस्थान में आप कार्यरत हैं? सर, मैं अभी यहाँ पे देहरादून में ही आदर्श विद्यालय है हमारा और राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान के अंतर्गत एक यूनिट के रूप में है। और हमारा जो संस्थान है वो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार के अधीन आता है सर। जी, और यहीं 116 राजपुर रोड इसका एड्रेस है। कितने सालों से आप इस फील्ड में हैं, स्पेशल एजुकेशन के फील्ड में? सर, जैसे मैंने पहले ही बताया, 2008 में मैं 1 दिसंबर 2008 संविदा आधार पे इसी विद्यालय में ज्वाइन किया था और उसके बाद लगभग 5-5.5 साल संविदा पे कार्य करने के बाद 2013 में एज अ रेगुलर टीचर मैंने ज्वाइन किया यहाँ पे और अभी TGT हिंदी के पद पे कार्यरत हूँ सर। आप हिंदी TGT आपने कहा, लेकिन अगर बात करें साहित्य की तो उसमें भी आप अच्छी पकड़ रखते हैं। तो जहाँ तक बात आती है फिर स्पेशल एजुकेशन की, ऐसा क्या लगा आपको कि स्पेशल एजुकेशन के फील्ड में आना है? एक्चुअल में सर, जो दिव्यांग बच्चे हैं वो दिव्यांगता को समझना बहुत ज़रूरी है। जो रेगुलर स्टूडेंट है हमारे, उनसे बहुत हटके इनकी साइकोलॉजी है, उसको समझना और उस तह तक जाना कि आप इनको एजुकेट कर रहे हैं। एक्चुअल में जब हम लोग बात करें आज से 18 साल 20 साल पहले की, तो ये सोचना कि दिव्यांग बच्चे पढ़ाई कर सकते हैं या पढ़ाई के अलावा अन्य किसी क्षेत्र में वो महारत हासिल कर सकते हैं, थोड़ा सा मुश्किल था। गिने चुने उदाहरण मिलते थे, लेकिन अभी के समय में जब हम देखें तो तब से अब तक बहुत परिवर्तन हो गए हैं सर। और अच्छा लगता है ये सोच के कि हम इस फील्ड में आए हैं। जो भी कुछ अच्छे लोग उस समय हमें मिले तो जिन्होंने हमें गाइड किया और इस दिशा में हमारी जो नाव थी उसको घुमा दिया, तो अभी अच्छा लगता है सर इस फील्ड में काम करना। इस फील्ड के बारे में खूब बातें होंगी और इस फील्ड से कोशिश करेंगे कि हम अपने जो श्रोता हैं उन तक भी पहुंच सकें और उन बातों को पहुंच सकें जिससे कुछ अच्छा एक निष्कर्ष निकले। आपकी जर्नी पे अगर मैं आता हूं, आपने स्पोर्ट्स भी बड़े अच्छे लेवल तक किया हुआ है और आप मल्टी स्पोर्ट्स खेलते हैं, अभी बैडमिंटन भी खेल रहे हैं। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आपका जो स्पोर्टिंग का करियर है, जो स्पोर्ट्स आपने खेला है, उसमें कैसे रुचि आई? क्योंकि आप एक अच्छे स्कॉलर हैं, लेकिन अभी उसमें कैसे आपका इंटरेस्ट आया स्पोर्ट्स में? सर, बेसिकली मैं एक बहुत ही ग्रामीण क्षेत्र से हूँ और गांव में तो पता ही है आपको, जो स्कूल भी होते हैं कई किलोमीटर दूर होते हैं। बिल्कुल, है ना। जहाँ पे हम लोग प्राइमरी स्कूल में जाते थे तो लगभग 1-1.5 किलोमीटर दूर, फिर उसके बाद मिडिल स्कूल में जाना हुआ 3-4 किलोमीटर दूर। तो वो जो जाने अनजाने में वो सब चीज़ होती रही, जो एक्टिवनेस हमारी बॉडी के अंदर है। और खेल तो नहीं खेल पाया कभी स्कूल टाइम में, कई सारी जो भी चीज़ें रही हो, लेकिन बॉडी में एक्टिवनेस बहुत थी।
और मैं हमारे घर में हम 4 भाई बहन हैं। मैं सबसे छोटा हूँ, तो जैसे जानते भी हैं सबसे छोटे होते हैं तो लाडले होते ही हैं और शरारती भी होते ही हैं। तो उन शरारतों को लेके चलते हुए हम लोग धीरे धीरे एक्टिवनेस बहुत थी शुरू से ही। स्कूल टाइम में कभी स्पोर्ट्स नहीं किया, लेकिन जब बाद में थोड़ा लगा कि हाँ अब हम जॉब में आ गए, अपने एक मेहनत का टाइम था, कुछ साल 6-7 साल अच्छी मेहनत की, परमानेंट सेटल हो गए, जॉब में आ गए, तो उसके बाद लगा कि जो चीज़ें हम अब तक नहीं कर पाए हैं तो क्यों ना उनको किया जाए। इंटरेस्ट एरिया तो रहा है सर हमेशा ही, फिजिकल एक्टिविटीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है करना और हमेशा कोशिश करता हूँ। तो उसी के चलते हमने 2015 के आसपास भी खूब बैडमिंटन खेला, लगभग 2 साल के आसपास। फिर 2 साल तक एक्टिव रनिंग की कि बहुत सारे यहाँ तक कि उत्तराखंड में, पंजाब में, हिमाचल में कई सारी जगहों पे रेसेस भागी, क्रॉस कंट्रीज भागी और लंबी लंबी रेसेस, यहाँ तक मैंने फुल मैराथन भी की हुई है सर एक। बिल्कुल। तो उसके साथ में जब थोड़ा लगा कि नहीं अब कुछ और करना चाहिए, तो फिर डाइवर्ट होके क्रिकेट खेलने लग गए, देन बैडमिंटन खेलने लग गए। और मैं चाहता हूँ कि मतलब सब लोगों को चाहिए ये कि देखिए काम तो सबके पास है, सब लोग काम कर रहे हैं, अपनी अपनी सबकी प्रेफरेंस अलग अलग हैं सबके, उसके हिसाब से सब लोग मेहनत कर रहे हैं, लगे हुए हैं। लेकिन इस उधेड़-बुन में हम बहुत बार होता है ना, अपने पे ध्यान देना भूल जाते हैं। तो हमें चाहिए कि कम से कम आप 24 आवर्स में से 1 और 2 आवर्स कम से कम अपने शरीर के लिए दें, जो आपके लिए लाइफ लॉन्ग के लिए एक अच्छे रिजल्ट्स देगा। आपके फेस में एक चमक सी रहेगी, जो भी जितनी भी हमारे शरीर के अंदर आप कहें कि जो चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, बीमारियां पैदा करती है, वो कहीं ना कहीं पसीने के रूप में या फिटनेस जब आप करोगे तो उसके साथ में वो बाहर निकल जाएगी। तो बस उसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए कई सालों से, लगभग 15 सालों से मेरी कोशिश यही रहती है कि डेली मैं 1 से 1.5 घंटा अपने लिए दूँ। जी बिल्कुल, बहुत सही बात कही आपने कि 24 घंटे हैं और उसी को प्लान करना है और उसमें से अपने लिए कुछ घंटे देना वो बहुत आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है। अपने लिए समय निकालना, अपने स्वास्थ्य के लिए समय निकालना। आपने बात की कि स्पेशल एजुकेशन की बात करें और उसके बाद में जो एक तरफ जो जनरल एजुकेशन जो चल रही है, दोनों में क्योंकि आप लेक्चर्स लेने भी जाते हैं बाहर और दोनों स्ट्रीम्स को देख रहे हैं, आप दोनों तरीक़ों को देख रहे हैं, क्या लगता है किस तरह का अंतर है टीचिंग करने में, किस तरह का अंतर नज़र आता है आपको? टीचिंग में तो वैसे देखा जाए तो बहुत बड़ा अंतर है सर। एक्चुअल में जब रेगुलर स्कूल्स में आप जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें, एक टीचर के पास में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती नहीं है। सपोज एक उदाहरण हम लेते हैं कि एक टीचर ब्लैक बोर्ड पे जाता है और कुछ लिख के बता देता है ब्लैक बोर्ड पे, और जितने भी बच्चे रेगुलर स्टूडेंट सामने बैठे हुए हैं वो 20, 30, 40 जितनी भी संख्या में हो, तो उसको कॉपी करके अपना कॉपी में सेम टू सेम वो चीज़ ना बने, लेकिन अपनी कॉपी में उसको उतार लेते हैं। और जब स्पेशल फील्ड में हम लोग आते हैं तो वहाँ पे क्या है कि हमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो है, भले ही रेगुलर स्कूल्स में भी वो चीज़ें हैं, लेकिन उनमें डिफरेंस उतना ज़्यादा देखने को आपको नहीं मिलेगा। लेकिन जब हम बात करें दिव्यांग बच्चों की बात करते हैं, अलग अलग दिव्यांगता से प्रभावित बच्चे हैं, तो वहाँ पे उनकी जो नीड्स हैं वो बिल्कुल अलग हैं। और मैं जिस फील्ड से आता हूँ विशेषकर, तो विजुअल इम्पेयरमेंट, बिल्कुल, तो वहाँ पे अगर आपको कोई चीज़ बच्चों को बतानी है तो या तो आपको मौखिक बताना है उसे, और अगर प्रैक्टिकल कोई चीज़ बतानी है आपको तो सेंस ऑफ टच के थ्रू उसके हर एक पहलू को आपको बच्चों को दिखाना होगा या स्पर्श कराना होगा, तब तक बच्चा उसे नहीं समझ सकता। तो वहाँ पे इंडिविजुअल अटेंशन एक बड़ा रोल प्ले करती है सर। और अगर हम चाहें कि कोई प्रैक्टिकल नॉलेज है, हम लोग इंस्ट्रक्शन के माध्यम से उसको दे दें बच्चों को, 20 बच्चों के एक साथ बिठा के, तो वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल। और यहाँ पे हर एक बच्चे को आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है, खुद भी थोड़ा अटेंटिव रहने की ज़रूरत होती है कि कौन बच्चे पे आप कितना ध्यान दे पा रहे हैं, किसका लेवल कहाँ तक है, किसको क्या कराना है क्या नहीं कराना। तो वो सारी चीज़ें थोड़ा सा स्पेशल एजुकेशन को, जो जनरल एजुकेशन है, रेगुलर स्कूल्स हैं, उनसे थोड़ा अलग करती है। शायद इसीलिए CWSN कहा गया कि चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, सबकी अलग अलग है ना, अलग अलग दिव्यांगताएं, अलग अलग नीड है सबकी। और एक ही अगर दृष्टि दिव्यांगता की भी बात करें तो उसमें भी सबका लेवल अलग अलग है, क्योंकि उसमें जो दृष्टि का जो लेवल है वो भी सबका अलग अलग है। जी सर, डिग्री ऑफ इम्पेयरमेंट जो है वो अलग अलग हो सकता है। बिल्कुल। अगर 2 बच्चे लो विजन है तो लो विजन में भी हो सकता है कि एक की जो विजुअल एक्यूटी है वो ज़्यादा हो, दूसरे की कम हो, है ना। कोई बच्चा है उसको लाइट परसेप्शन होता है, केवल लाइट सोर्स का पता चल जाता है कहाँ से आ रही है, और दूसरा है वो मोबिलिटी कर सकता है, जो रेजिडुअल विजन है उसका। और उसमें भी अलग अलग कैटेगरी, मतलब कुछ लोग जो प्रिंट भी पढ़ पाते हैं, और कई सारी चीज़ें क्या है सर, विजुअल इम्पेयरमेंट में जैसे रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा एक
बीमारी है। उसमें क्या है, रेटिना धीरे धीरे पिगमेंट्स आने शुरू हो जाते हैं उसमें, तो उसमें माना जाता है कि उसका इलाज नहीं है और एक समय के बाद में उसको टोटल कंप्लीट ब्लाइंडनेस होना ही होना है, ठीक ना। तो इस तरह की कई बार कंडीशन होती है। और उसके अलावा भी कई क्रिटिकल कंडीशन बच्चों के साथ में होती है, ज़्यादा जो विजन है उसका ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम लोग या तो जो अगर कंप्यूटर यूज़ करते हैं बच्चे, लैपटॉप यूज़ करते हैं, तो उसको ईयरफोन के माध्यम से यूज़ करें, हेडफोन लगा के यूज़ करें। और जो विज़न है उनका, उसको ज़्यादा यूज़ ना करें पढ़ने के लिए, क्योंकि प्रिंट पे पढ़ने के लिए जितना जोर देंगे बच्चे उतना वो विज़न पे इफेक्ट करता है, इफेक्ट करेगा। आपने प्राइमरी को भी पढ़ाया और आपने मिडिल सेक्शन को भी पढ़ाया और आप सीनियर सेकेंडरी को भी पढ़ाते हैं। जी सर। तो जो टीचिंग का है, जैसे कहते हैं कि पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी, स्पेशल फील्ड में मैं जानना चाहूँगा कि यहाँ कितना ज़रूरी है इन चीज़ों को समझना और किस तरह से एक दूसरे से ये रिलेट करते हैं, कोरिलेट करते हैं। बहुत अच्छा सवाल किया सर आपने। जो तो बात करें हम टीजीटी या पीजीटी लेवल में सीनियर सेकेंडरी स्कूल में हम पढ़ा रहे हैं, तो वहाँ पे जो बेसिक्स है सर, बच्चों का लगभग बेसिक्स वहाँ तक क्लियर हो जाता है। क्लियर हो जाता है। उनकी जो नीड्स हैं, लगभग सभी बच्चों की नीड्स एक हद तक लगभग समान रूप से समान सम अप होती है और एक जगह आ हाँ सर, जाती एक है। लेवल पे आ जाती है। तो वहाँ पे लेक्चर मेथड से आपका 50% के आसपास काम लेक्चर मेथड से हो जाता है, उससे ज़्यादा भी कह सकते हैं आप जी। लेकिन अगर हम छोटे बच्चों की बात करें तो वहाँ पे जो एक्सपेंडेड कोर करिकुलम एक टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं हम लोग, जिसमें डिफरेंट 9 कंपोनेंट्स उसके हैं, जिसमें आपका चाहे वो उसकी डेली लिविंग स्किल है, एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग है, या उसको कोई असिस्टिव डिवाइस यूज़ करना है, या ब्रेल पढ़ना है, मोबिलिटी करना है, वो सारे 9 कंपोनेंट उसमें आते हैं। तो वो सब चीज़ें इनिशियल स्टेज पे बच्चा सीखता है। अगर उनमें बच्चा उनको सबको सीख लेता है तो उसके बाद में बहुत सारी जो हर्डल्स है वो ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन प्राइमरी में जब आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो वहाँ टीचर्स के लिए एक चैलेंज है, वो चैलेंज भी नहीं है, लेकिन वो डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरह से लेते हैं। पॉजिटिवली आप लेते हैं, देखिए सबसे बड़ा जो सिद्धांत है, चाहे आप किसी भी लेवल के बच्चे को पढ़ा रहे हैं, उस लेवल तक आपको जाना होगा, है ना। हम लोग अक्सर देखते हैं कि 2-3 साल के बच्चों के साथ में जैसे वो तोतली आवाज़ में बात कर रहे होते हैं, हम लोग भी बात करते हैं, तो वही सिद्धांत हमको आगे लेके आना है। अगर प्राइमरी के किसी बच्चे से हम बात कर रहे हैं, 5-6 तीसरी चौथी में पढ़ता है, 8-9 साल का बच्चा है, तो उसके जो सोच है, उसके जो सीखने का तरीका होना चाहिए, उस लेवल तक हमको खुद जाने की जरूरत आना पड़ेगा, है ना। उसके साथ साथ उसकी जो नीड्स है उनको समझने की ज़रूरत है कि उसको किस तरह की नीड्स है, उनको फुलफिल कैसे किया जा सकता है। थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन अगर समझदारी के साथ हम लोग उसको हैंडल करें तो अच्छा लगता है, मतलब मज़ा आता है कि हाँ मेरा कुछ करने से बच्चा सीख रहा है, तो वो बहुत अच्छी चीज़ है एक टीचर के लिए। जी सर। आपने बात की कि प्राइमरी जो सेक्शन है, जो प्राइमरी है, वो नींव है और नींव अगर मजबूत पड़े तो आकार और आधार जो है वो मजबूत होगा। मैं इसको थोड़ा दूसरे तरीके से जानना चाहूँगा कि पेरेंटिंग के हिसाब से, पेरेंट्स के हिसाब से, जो CWSN के पेरेंट्स हैं, उनको किस तरह की बातों का ध्यान देना चाहिए, खासकर जो विजुअली इम्पेयर्ड हैं उनके परिप्रेक्ष्य में, और वो किस तरह से रोल प्ले कर सकते हैं कि वो जिस स्टेज से घर से आ रहा है, स्कूल्स उसको उसके एडवांस स्टेज में ले जा सकें। तो ऐसा क्या कनेक्शन कर सकते हैं या ऐसा कैसे एक वो ब्रिज का काम कर सकते हैं? यहाँ विद्यालय की मैं बात करूँ सर, तो हमारे पास अभी मैक्सिमम स्टूडेंट जो है हॉस्टल में रहने वाले हैं, और उन लोगों के लिए तो पेरेंट्स हम ही लोग हैं, मतलब तो टीचर्स को, हम लोगों को वो सब चीज़ें लगभग उनकी ध्यान रखनी पड़ती है। और हम बोलते भी उनको हमेशा है कि आपके लिए तो पेरेंट्स भी हम ही हैं, है ना, टीचर्स बाद में हैं, पेरेंट्स पहले हैं। तो जो भी चीज़ें हैं, जो भी समस्याएं हैं, जो उनके समाधान कैसे होने हैं, आप लोग सब चीज़ हमसे शेयर कर सकते हैं। और हम लोग तो बात भी ऐसे ही करता हूँ बच्चों से हमेशा कि जो भी चीज़ें हों, एक कॉन्फिडेंस, एक बॉन्डिंग जो हमारे अंदर बच्चों के साथ में बिल्ड हो जाए, कॉन्फिडेंस हम उसका एक बार जीत लें, ताकि वो हर बात हमसे शेयर कर सके और अपनी परेशानी बता सके, तो उसका सॉल्यूशन करना भी आसान हो जाता है। और जहाँ तक हम बात करें पेरेंट्स की, कि पेरेंट्स का एक बहुत बड़ा रोल हो जाता है सर बच्चों के लिए। सबसे पहले उस समस्या को समझना, दिव्यांगता को समझना, उस और क्या क्या लिमिटेशंस आ रही हैं, उन प्रॉब्लम्स को समझना, लिमिटेशंस को समझना, वो ज़रूरी है। और उसके बारे में जानना, एक तो होता है कि गूगल से जान लिया, कहीं से जान लिया, तो जो सोर्सेज हैं वो रिलायबल हों, है ना। आप कहाँ से जान रहे हैं, बहुत बार हो जाता है कि कोई प्रॉब्लम हो जाती है हमारे साथ में, कोई छोटी मोटी बीमारी हो जाती है, हम लोग क्या गूगल वगैरह पे देख के, वो मतलब नॉलेज सही नहीं नॉलेज होता कई बार, तो अच्छी जानकारी अगर नहीं मिल रही है आपको, तो फिर आप क्या है, आपका जो डायरेक्शन है डाइवर्ट हो जाता है। तो पेरेंट्स को चाहिए कि विशेषज्ञों से मिलें, उनसे जानकारी प्राप्त करें कि जो भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन कैसे हो सकता है, और पेरेंट्स का उसमें क्या रोल हो सकता है।
कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए बच्चों के पेरेंट्स का एक बहुत बड़ा रोल है। हमने इस तरह के पेरेंट्स भी देखे हैं कि जो बहुत ओवर प्रोटेक्शन देते हैं बच्चों को, और बच्चा हर कदम पे एक कदम उठाने से डरता है। उनको जो ओवर प्रोटेक्शन घर से मिला हुआ है उसमें उनको लगता है कि पता नहीं कहाँ गिर जाएंगे, मतलब एक डर सा बैठा हुआ मन में। तो उस बात के लिए पेरेंट्स को चाहिए कम से कम कि उनकी मोबिलिटी में सुधार करें। बहुत सारे जो दिव्यांग लोग होते हैं, दृष्टि दिव्यांग लोग होते हैं, वो स्टिक का यूज़ करते हैं चलने के लिए। आजकल तो स्टिक भी बड़ी एडवांस लेवल की आ गई, उसमें सेंसर्स लगे होते हैं। कोई भी ऑब्स्टेकल लाने से पहले वो सेंस वाइब्रेशन करता है, पता चल जाता है। तो उस तरह की टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं करना तो एक सिंपल स्टिक लेके बच्चे को चलना सिखाएं, है ना। स्टिक आपसे एक कदम आगे चलेगी तो आगे जो भी ऑब्स्टेकल आते हैं, कोई चीज़ है, उसे टकरा के आपको बता देगी कि क्या चीज़ आगे है। उससे क्या बच्चे में कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और लोग क्या करते हैं कि नहीं बच्चा गिर जाएगा, हाथ पकड़ के सीढ़ी चढ़ा रहे हैं, उतार रहे हैं। भले ही एक बार अगर चोट लगती है, उसे गिरता है, कोई बात नहीं, लेकिन वो ज़िंदगी भर के लिए कॉन्फिडेंट हो जाएगा, है ना। बहुत पेरेंट्स का जो डर रहता है कि गिर जाएगा, चोट लग जाएगी, तो उसको सही तरीके से अगर हम लोग गाइड करें कि मोबिलिटी कैसे करना है, कैसे चलना है, अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे करना है, तो सही डायरेक्शन उसके कॉन्फिडेंस को अगर आपने एक बार बिल्डअप कर दिया तो वो लाइफ टाइम के लिए कॉन्फिडेंस में रहेगा बच्चा। और अगर वो डर उसके अंदर कहीं रह गया तो जीवन भर वो डर भी रहेगा। हाँ, डर रहेगा, और उसको हमेशा ज़रूरत रहेगी कि कोई आए मेरी हेल्प करे, है ना। तो हमें वो चीज़ नहीं करनी है। हमें चाहिए कि हम अपने बच्चे को कॉन्फिडेंट बनाएं। किताबी ज्ञान तो बहुत बाद में आता है सर। किताबों में क्या लिखा हुआ है वो पढ़ने की चीज़ बहुत बाद की है। और पहले क्या है कि उसके अंदर जो बेसिक चीज़ें हैं, अपने आप को एक्सप्रेस करना, कहीं ऐसा ना कि हम उसको घर में कह रहे हैं कि अजनबी से बात नहीं करनी है, किसी क्या करना, तो उसमें क्या है कि वो अपने डर रहेगा उसके मन में, पता नहीं लोग कैसे होते होंगे। वो जितना फ्री हम उसको रख सकते हैं, जितना एक्सपोजर दे सकते हैं, उतना उसके लिए अच्छा है। और एक समय के बाद जब एजुकेशन पे आता है, वो किताबें पढ़ने लगता है, किताबी ज्ञान अर्जन करने में लग जाता है, तो उसमें भी जो एक्सपोजर्स हैं किसी भी चीज़ का, हम लोग जैसे सब जानते हैं कि जो प्रैक्टिकल नॉलेज होता है वो बुकिश नॉलेज से ज़्यादा बेहतर होता है। एक किताब को हम 10 दिन तक पढ़ते रहेंगे, याद नहीं होगी, लेकिन उसी चीज़ का अगर किसी चीज़ जगह का हम भ्रमण कर लेते हैं, है ना, कोई अच्छा सा हम कहीं वृतांत कोई ऐसा इंटरेस्टिंग सा सुन लेते हैं, तो वो हमारे माइंड में परमानेंट लर्निंग हो जाती है। तो पेरेंट्स से तो मैं यही चाहूँगा कि वो बच्चे को अपना एक्सपोजर्स दें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि बच्चे का जो कॉन्फिडेंस है, एक बार वो कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाए तो लाइफ में उसे कुछ भी सीखना होगा, कुछ भी करना होगा, वो हमेशा तत्पर रहेगा उसे करने के लिए। बिल्कुल। आपने बात की एक्सपोजर की, आपने बात की कि प्रैक्टिकल लर्निंग की, आपने बात की कि क्लासरूम से बाहर निकल के चीज़ों को समझने और जानने की ज़रूरत है, और जब उसको जान के क्लासरूम में आएंगे तो शायद उनकी लर्निंग और बेटर रहेगी। बिल्कुल। और जिस तरह से मैं आपको देखता हूं कि आप अपने क्लासेस के साथ में या स्टूडेंट्स के साथ में इन्वॉल्व रहते हैं और फील्ड पे भी ले जाके उनको सिखाने की कोशिश करते हैं, तो अब मैं जो शिक्षा, खासकर कई लोग ये मानते हैं कि क्लासरूम में अगर आपने उनको ज्ञान दे दिया तो शायद वो पूरा हो जाता है और उसके बाद में वो कुछ भी कर सकते हैं। और क्या इस तरह की एक मान्यता सी बनी हुई है जो लोग कहते हैं, अगर इसको हम दिव्यांगता की दृष्टि से देखें, दृष्टि दिव्यांग लोगों के खासकर, क्योंकि हम लोग उसी फील्ड में हैं आप, तो ये कितना सही और किस तरह से लेंगे इसको आप? सर, जहाँ तक शिक्षा की बात करें हम लोग, तो एजुकेशन जो है ना, जितने एक्सपोजर्स बच्चा लेता है और जितने उसको एक्सपीरियंस होते हैं, सारा उसी का निचोड़ है। अगर हम देखें कि कोई किताब है, बच्चा किताब पढ़ लिया है तो हमारा बच्चा एजुकेशन अर्न कर ली, हमारे बच्चे की परसेंटेज अच्छी आ गई तो उसके एजुकेशन अर्न कर ली। केवल वो एजुकेशन नहीं है, एजुकेशन तो उससे हटके और बहुत सारी चीज़ें हैं। दिन भर बच्चा जितनी नई नई जगह जाएगा, जितनी नई नई चीज़ें सीखेगा, नए नए लोगों से बात करेगा, और अपने बारे में बच्चे को बताने का मौका मिलना चाहिए, कितना वो बता पाता है, तो उसके लिए उसका ना थोड़ा कॉन्फिडेंट होना जरूरी है। बिल्कुल, है ना, एक्सट्रोवर्ट होना जरूरी है। एक्सट्रोवर्ट नहीं होगा, जब तक उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होगा, तो ना वो अपनी बात कहीं रख पाएगा, ना वो किसी पे फेथ कर पाएगा, है ना। तो वैसा थोड़ा मुश्किल होता है। तो किताबी ज्ञान से पहले चाहूँ या उसके साथ साथ हम लोगों को बच्चों को आउटडोर के एक्सपोजर देना बहुत ज़रूरी है। अगर हम क्लासरूम की बात करते हैं तो बाहर अभी छोटे छोटे बच्चों को हम पढ़ाते हैं कभी, तो एक एक्टिविटी के रूप में मैंने उनको क्या किया था कि हरेला का दिन था, उस दिन एक गमले में हमने मैंगो का एक सीड उसको बो दिया था। और उनके चैप्टर में भी वही चीज़ था कि जब किसी एक सीड को सॉइल मिल जाएगा, उसको वाटर मिलेगा, मॉइस्चर मिलेगा, और उसके बाद में वो उसमें से पौधा निकल आएगा। तो वही चीज़ अगर हम लोग किताब से अगर सिखा रहे हैं बच्चों को, तो हो सकता है बच्चा भूल भी जाए,
है ना, याद भी रख ले, भूल जाए। लेकिन हमने क्या किया, उसको एक्टिविटी के रूप में क्लास में करवाया और उस पौधे का फिर ग्रोथ देखते गए, है ना। 15-15 दिन बाद उसका ग्रोथ देखना, उसको मेजरमेंट करना, अभी 2 पत्ते आ गए, अभी 4 पत्ते आ गए, इस तरह से। और फाइनली आज हम लोगों ने लगभग 1.5 महीने बाद, 1.5 या 2 महीने बाद उसको प्लांट कर दिया एक खाली स्पेस पे। और बच्चों के अंदर क्यूरियोसिटी है कि सर हम ना इसको 1-1 महीने बाद देखा करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। तो वो चीज़ें क्या है कि प्रैक्टिकल सिखा रही बच्चे को, है ना। वो भूलेगा तो कभी नहीं, लेकिन वो उसका जो ग्रोथ पैटर्न है पौधे का, उसको भी सीखेगा। तो एक्टिविटीज़ के साथ में जोड़ना बुकिश नॉलेज को, और जितना हो सके आउटडोर एक्सपोजर्स देना, वो मेरे हिसाब से बहुत ज़रूरी है सर। आप क्योंकि साहित्य आपने कहा हिंदी साहित्य से, और उसमें आप लिखते भी हैं, आप कविताएं लिखते हैं, आप लेख लिखते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर इसकी चर्चा ना करके मैं उस किताब के बारे में जानना चाहूँगा जो आपने किताब लिखी है और किस विषय पर है और वो दूसरों को कैसे मदद कर सकती है। सर ये 2018 की बात है। 2018 में एक्चुअली में क्या होता था, जितने भी लोग आते हैं हमारे स्कूल घूमने आते हैं, या बच्चों के पेरेंट्स हैं और नए लोग हैं जो भी डिप्लोमाज या डिग्रीज कर रहे हैं, और उन लोगों को बड़ा मुश्किल होता है कि ये जो डिवाइस जिसके माध्यम से बच्चे टेलर फ्रेम कहते हैं इसे, उस पर अगर मैथमेटिक्स करते हैं तो कैसे करना होता है। जैसे जो रेगुलर स्कूल के बच्चे हैं, साइटेड बच्चे हैं, वो लोग पेन पेपर से अपना कैलकुलेशन वगैरह करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक फ्रेम रहता है, उसमें एल्यूमिनियम की एक 8 पॉइंटेड स्टार्स बने होते हैं उसमें, और उसके ऊपर एक हमें पैक्स बना होता है, छोटा टाइप्स बोलते हैं उसे, उसको 8 डिफरेंट डायरेक्शन में सेट करना होता है। अच्छा। तो उससे जो डिफरेंट पोजीशंस बनती है, वो डिफरेंट पोजीशन 8 पोजीशन 8 डिफरेंट नंबर्स को डिनोट करती है। ओके। देन उसको हम उस टाइप्स को चेंज करके, जो सेकंड साइड है उसकी, उसमें डिफरेंट 8 पोजीशंस बनती है। तो ये टाइप्स 2 तरह के होते हैं, और हर एक टाइप से 8 और 8 16 पोजीशन जब बनती है तो 32 पोजीशन टोटल बनती है, और उसमें हमारा मैथमेटिक्स अलजेब्रा तक सारा आ जाता है। अच्छा। तो ये चीज़ें एक्सप्लेन करना और पेरेंट्स को समझाना बड़ा मुश्किल था। जब भी पेरेंट्स आते बताओ, दूसरे दिन फिर भूल जाएंगे। तो मुझे लगा कि क्यों ना एक ऐसा मैनुअल तैयार किया जाए। हम नौसिखे ही कहेंगे आप अभी कि 2008 में हमने ज्वाइन किया था, थोड़ा थोड़ा समझने पढ़ने को जितना हो सकता था, तो 2017 में मैंने उस पर काम करना शुरू किया। ये छोटी सी पुस्तिका है, लगभग 50 से 55 पेजेज की है, लेकिन इसमें एक बच्चे को टेलर फ्रेम कैसे सिखाया जाना है, शुरू से लेकर लगभग पूरा कंप्लीट तो नहीं है उसमें, लेकिन हाँ बेसिक्स कैसे क्लियर करना है। जो हमारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, और फ्रैक्शन का पोर्शन किस तरह से उसमें फ्रैक्शन को लिखा जाना है, वो चीज़ें स्टेप बाय स्टेप बताई है। और दूसरा क्या है उसमें कि पेज पे जो टाइप्स की पोजीशन होनी चाहिए, उसके पिक्चर्स, एक फ़ॉन्ट होता है, उस फ़ॉन्ट के माध्यम से उसको आप पिक्चर देख सकते हो कि वैसी तरह से आपको अपने टेलर फ्रेम पे टाइप्स को सेट करना है। तो साथ में प्रिंट भी दिया हुआ है, साथ में वो फ़ॉन्ट भी दिया हुआ है जी। और फिर उसके बाद में उसको, उस एग्जाम्पल को स्टेप बाय स्टेप पूरा एक्सप्लेन किया गया लास्ट तक। तो मतलब मैं समझता हूँ कि पेरेंट्स के लिए या फिर जो न्यू टीचर ट्रेनीज हैं, उनके लिए एक अच्छा वो माध्यम है कि आप उसको सीख सकते हैं। चलिए, किताब के लिए आपको बहुत बहुत बधाई, और निश्चित ही ये बहुतों को मदद करेगी कि आप लेक्चर्स लेने के लिए जो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेशल एजुकेशन एंड रिसर्च है, जो कि हमारे ही संस्थान में है, NIPVD में, वहाँ पर भी आप जाते हैं। तो आपने अगर 17 साल का जहाँ अनुभव है आपको, और उसके बाद में जब तब के, यानी कि आज से अगर 8-10 साल पहले जाएँ और आज जो युवा पीढ़ी, उनमें किस तरह का जो अंतर है वो पाते हैं आप स्पेशल एजुकेशन को लेके, उनमें क्या जिज्ञासा या किस तरह का एक जो इंटरेस्ट है वो देखने को मिलता है? सर अभी अगर हम 10 साल पहले की बात करें तो जागरूकता उतनी नहीं थी, लोगों को उतना पता नहीं था, जानकारी नहीं थी। लेकिन अभी कई जगह से ये कोर्सेज होते हैं, स्पेशल एजुकेशन के कोर्सेज होते हैं डिफरेंट डिसेबिलिटीज़ से रिलेटेड। और अब ओपन यूनिवर्सिटीज़ भी, जैसे उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी भी कोर्सेज करवाती है, BEd करवाती है। उसमें क्या है कि अभी जागरूकता धीरे धीरे बढ़ रही है सर। और अभी के समय में हम देखें तो बहुत सारे सेंटर्स हैं, और हमारे यहाँ भी डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन होता है। अभी तो मल्टीपल डिसेबिलिटी वगैरह में भी BEd वगैरह शुरू हो गया है, MEd स्पेशल एजुकेशन से होता है। तो ये जो कोर्सेज हो रहे हैं, धीरे धीरे लोग जागरूक हो रहे हैं। इनको जो जितने लोग कोर्स कर रहे हैं वो इधर उधर जागरूकता फैला रहे हैं। और उत्तराखंड में जितने भी स्पेशल एजुकेशन से लोग कोर्स किए हुए हैं, और अभी अगर आपने सुना हो तो पिछले 6 महीने से एक रिक्रूटमेंट प्रोसेस चल रहा है, जिसमें लगभग सभी लोगों को, जिन्होंने यहाँ से कोर्सेज किए थे, लगभग सभी लोगों को जॉब भी मिल चुकी है। तो ये क्या है कि जहाँ एक डिफरेंट फील्ड है स्पेशल एजुकेशन, वहीं पे कहीं ना कहीं लोगों को ये भी लग रहा है कि जॉब का भी एक मतलब अपॉर्चुनिटी है कि इसमें आसानी से जॉब मिल जाती है। तो मुझे तो जब भी मौका मिलता है वहाँ जाने का,
जब भी जाता हूँ तो टेलर फ्रेम और अबेकस और ज्योमेट्री किट अगर पढ़ाना होता है कभी तो तब हमें बुलाते हैं। कभी जब जाना होता है तो मैं कोशिश करता हूँ उनको यही बताने की कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा नॉलेज होने की ज़रूरत नहीं है। किसी बच्चे को पढ़ाने के लिए आपको नॉलेज होने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा, कि बहुत ज़्यादा नॉलेज इकट्ठा होगा तभी आप उसको करा पाएंगे। आपके अंदर एक समझ होनी चाहिए। बिल्कुल। आप उन चीज़ों को समझ सकें जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं या जो स्पेशल नीड्स हैं बच्चे की, उनको आपको पहले समझना होगा। उसके बाद में सॉल्यूशन के रूप में उस पर काम करोगे तो उसके बाद में आप जो है आपको लगेगा कि बच्चा, मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं की लेकिन मैं उसके लेवल तक गया, मैंने उसको समझने की कोशिश की, उसके साथ में एक अच्छा रैपो एस्टेब्लिश किया। उसके बाद मेरा थोड़ा सा कहने पे भी बच्चा जो है रिस्पॉन्स दे रहा है। तो उसको आपको बहुत ज़्यादा बुकिश नॉलेज लेने की ज़रूरत नहीं है। जितने भी बच्चों के कांटेक्ट में आप जाएंगे, जितने भी डिसेबिलिटीज़ के से रिलेटेड जो स्टूडेंट्स हैं उनके पास आप जाएंगे तो उनकी डिफरेंट नीड जो है ना वो बहुत डाइवर्स मिलेगी। सबकी नीड में बहुत अंतर होगा। नहीं कि विजुअल इम्पेयरमेंट का कोई स्टूडेंट है तो ठीक है उसकी नीड हमें पता है जी ऐसा ही होता है, वो जरूरी नहीं है। अदर डिसेबिलिटी का है तो वहाँ उनको समझना पहले जरूरी है। आपको उनके साथ में जब तक एक रैपो एस्टेब्लिश नहीं हुआ, आपने एक कॉन्फिडेंस उनके अंदर बिल्डअप नहीं किया, एक बॉन्डिंग जब तक एक अच्छे बॉन्डिंग क्वालिटी बॉन्डिंग नहीं होती है आपके बीच में, तब तक आप उसको कुछ भी नहीं सिखा सकते, है ना। तो मेरी यही कोशिश रहती है जब भी जो हमारे यंगस्टर हैं अभी आ रहे हैं, नए एजुकेटर्स हैं, तो जब भी मुझे मौका मिलता है और मुझे अच्छा लगता है उन लोगों से बात करना, यही बताने की कोशिश करता हूँ कि आप पहले जो सीखा हुआ है उसको थोपने मत जाइए। आप कोशिश कीजिए कि उनसे सीखिए पहले कि वो क्या चाहते हैं, हाँ, वो क्या चाहते कहाँ पर हैं, उनको समझिए पहले। और उनको समझने के लिए आपको उस लेवल तक जाना पड़ेगा। जब आप उनको समझ लेंगे तो आपको लगेगा कि सॉल्यूशन कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन पहले समझेंगे तो सॉल्यूशन उन सब चीज़ों के बहुत आसान है। अगर बात करें एनजीओज़ की, क्योंकि आजकल लगभग हर सिटी में बहुत सारे एनजीओज़ देखने को मिल जाएंगे शहर में, और उसके बाद कुछ एस्टेब्लिश जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी हैं, दोनों की जो कार्य प्रणाली है, किस तरह से दोनों कार्य करते हैं समाज में, किस तरह से दोनों कार्य कर रहे हैं। और अगर आपकी तरफ से ये चाहूँ, क्योंकि आप फ्रिक्वेंट विजिटर में भी हैं, आप हर जगह जाते हैं, वहाँ से सीखने की कोशिश करते हैं, वहाँ सिखाने की कोशिश करते हैं, बताने की कोशिश करते हैं, तो आपको क्या लगता है कि दोनों लोग किस तरह से काम कर रहे हैं, या दोनों लोग को किन चीज़ों की आवश्यकता अभी भी है? जी, हमारे समाज में अभी देखें तो बहुत सारे एनजीओज हैं सर जो डिसेबिलिटी सेक्टर में काम कर रहे हैं, और कोई तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं टेक्नोलॉजी के सेक्टर में और असिस्टिव डिवाइसेस को लेकर, तो खूब काम कर रहे हैं और अच्छा है। लेकिन थोड़ा ज़रूरत क्या है कि जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं या नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन हैं, सब लोग एक कोऑर्डिनेशन के साथ में अगर आगे बढ़ें तो वो जो दिव्यांग लोग हैं उनके लिए बहुत बेहतर होगा। कई सारे एनजीओज हैं समाज में, लेकिन फिर भी अभी भी लगता है कि जागरूकता उतनी नहीं हो पाई है जितनी होनी चाहिए। अभी भी बहुत सारे लोगों को अगर पूछें कि एक दृष्टि दिव्यांग बच्चा है, वो अपने 12वीं के परीक्षाएं जो है कंप्यूटर के माध्यम से देना चाहता है, तो उनके लिए बहुत आश्चर्य होता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, कैसे पढ़ लेंगे वो, है ना। तो उनकी तो पढ़ाई अलग होती है, ये है लोगों के अंदर जो धारणा है कि उनकी तो पढ़ाई अलग होती है, वो ये नहीं पढ़ पाते, इतना नहीं कर पाते, जबकि वो सब कर सकते हैं, है ना। हम लोग उस फील्ड से जुड़े हुए हैं, हम लोग जानते हैं कि वो क्या क्या कर सकते हैं। कुछ मतलब बहुत रेयर चीज़ ऐसी होगी जिसको ऐसा कह सकते हैं कि एक वीआई नहीं कर सकता, सब चीज़ कर रहे हैं आजकल। हमारे ही विद्यालय में ले लीजिए आप, फर्स्ट सेकंड से बच्चा कंप्यूटर में ओरिएंटेशन करना शुरू कर देता है, सीखना शुरू कर देता है। 4th 5th में आके बच्चे टाइपिंग करना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल। और 10th 11th 12th अभी हमारे कंप्यूटर में ही अपना एग्ज़ाम दे रहे हैं जॉस के माध्यम से। तो वो सब चीज़ों को समझना ज़रूरी है। जब तक लोगों के बीच में जागरूकता नहीं पहुंचेगी, जब तक लोगों के बीच में हर व्यक्ति तक नहीं इसको पहुंचा पाएंगे, तब तक जो सोसाइटी है वो बहुत इजीली एक्सेप्ट नहीं करेगी डिसेबिलिटी को। तो एक समावेशी समाज की आवश्यकता है और धीरे धीरे हम लोग उस तरफ बढ़ रहे हैं। सब लोग एनजीओ हो या गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हो, सब इस दिशा में कार्य भी कर रहे हैं। बहुत सारे नए नए कोर्सेज चलाए जा रहे हैं, अर्ली इंटरवेंशन सेंटर्स खोले जा रहे हैं जगह जगह, ताकि जो बच्चे हैं जो डिसेबिलिटी से कहीं ना कहीं इफेक्टेड हैं और 6 से कम एज ग्रुप के हैं, तो उन लोगों को जितना अर्ली आइडेंटिफाई किया जा सके और उनको उतने जल्दी जो ट्रीटमेंट है, थेरेपीज़ है वो दी जा सके, उतना बेहतर हो। तो इस दिशा में काम हो रहा है। आने वाले 5-7 साल में, 10 साल में उम्मीद कर रहे हैं कि जो हम एक सपना देखते हैं कि हाँ इंक्लूसिव सोसाइटी होनी चाहिए, बिल्कुल सब जगह जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ है उनकी एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, सब लोग उनको एक्सेप्ट करें और उनका सोसाइटी में समावेशन करें। तो हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द हमारा सपना जो है वो साकार होगा।
आपने इंक्लूसिविटी की बात करी, आपने इंक्लूजन की बात की, आपने कहा कि समावेशी होना चाहिए। और आजकल बड़ा समाज में ये एक तरह से जो स्पेशल एजुकेशन का फील्ड है, इस पे बड़ा ज्वलंत एक प्रश्न भी है ये। जी। तो आप कैसे देखते हैं कि जो स्पेशल एजुकेशन है, ये जो फील्ड है, यहाँ पर इस प्रश्न का आपने समाज को तो बता दिया कि इंक्लूसिव होना चाहिए, एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, बट इस शिक्षा को कैसे देख रहे हैं, शिक्षा प्रणाली को कैसे देख रहे हैं? सर अभी के समय में जो अगर हम लोग टेक्नोलॉजी का थोड़ा प्रसार करें और दिव्यांग लोगों को टेक्नोलॉजीज़, देखिए जो दिव्यांग बच्चे हैं 50% से ज़्यादा 60-70% बच्चे बहुत गरीब परिवार से होते हैं। उनकी दिव्यांगता का कारण भी कई बार हो जाता है कि थोड़ा सा जागरूकता नहीं होती है, कोई प्रॉब्लम उसको जल्दी आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, लेकिन जब उसको आइडेंटिफाई होती है तब तक वो लाइलाज बन गई होती है कि उसको सुधार करना उसमें संभव नहीं हो पाता है। और जहाँ तक हम लोग बात करें टेक्नोलॉजी की, तो टेक्नोलॉजी अपने आप से ही, नाम से ही समझ आता है कि महंगा होगा कुछ, है ना। तो उन सब चीज़ों को उपलब्ध करवाने के लिए ज़रूरत है कि जो गवर्नमेंट है या नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, देने वाले लोगों की कमी नहीं है, फंड्स देने वाले बहुत बड़े बड़े लोग मिल जाते हैं सब चीज़। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अगर इस दिशा में कार्य करें कि टेक्नोलॉजी पे सब्सिडी हो और सही जगह पहुँचे। अनेक बार ऐसा भी होता है कि गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ दे रही है लेकिन वो सही जगह नहीं, बेनिफिशरीज तक नहीं पहुँच सही रही रूप है, से। और अगर पहुँच भी रही है तो बहुत कम मात्रा में पहुँच रही है। उससे जो बेनिफिशरी है उनका जो पर्पस है वो सॉल्व नहीं हो पा रहा है। तो अगर ये चीज़ें प्रॉपर हर एक बच्चे तक पहुँचे तो टेक्नोलॉजी जो दिव्यांग बच्चे यूज़ करते हैं उसको असिस्टिव टेक्नोलॉजी के नाम से हम कहते हैं। तो असिस्टिव टेक्नोलॉजी अगर सब बच्चे तक पहुंच जाती है तो उसके लिए एक बहुत बड़ी सपोर्ट है वो। तो जैसे मैं थोड़ी देर पहले बता रहा था कि हमारे बच्चे जो है 12th का जो एग्ज़ाम है, 12वीं का एग्ज़ाम है, वो लैपटॉप के माध्यम से दे रहे हैं, खुद टाइप करके अपना उसमें अपने आंसर्स फीड कर रहे हैं, टाइप कर रहे हैं। तो उनको टेक्नोलॉजी मिल गई है टाइम पे, इसलिए उन्होंने अपनी जो प्रतिभा थी, है ना, उसमें मेहनत करके उन्होंने उसमें महारत हासिल कर ली, वो अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस कर पा रहे हैं इंडिपेंडेंटली। लेकिन सब जगह ऐसा नहीं हो पा रहा है। तो जागरूकता के बाद में बात आती है कि इनकी हेल्प कैसे की जाए, बिल्कुल है ना। और उनको अपॉर्चुनिटीज़ देनी है, हमने अपॉर्चुनिटीज़ के लिए प्लेटफॉर्म देना है, उनको बताना होगा कि किस तरह से संभव हो पाएगा। बिल्कुल। और टेक्नोलॉजी का जहाँ सहारा लेना होगा, थोड़ा सा जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको इस दिशा में कार्य करने की जरूरत है कि टेक्नोलॉजीज पैसे का बैरियर ना रहे उसमें, है ना, उसकी जो कॉस्ट बैरियर ना रहे उसमें, चीज़ें इतनी महंगी ना हो कि कोई ले ना सके, और अगर जैसे भी हो सब्सिडी के तौर पे मिले, सब्सिडी की व्यवस्था हो, ताकि एक हर दिव्यांग व्यक्ति के पास में अगर सपोज कोई हार्ड ऑफ हियरिंग वाला है, उसको जो हियरिंग मशीन है वो सही समय पे मिल जाए या सही दाम पे मिल जाए, सही क्वालिटी की मिल जाए, है ना। तो वो सारी चीज़ें अगर अच्छी क्वालिटी की टेक्नोलॉजीज अगर बच्चों को मिल जाती है, डिफरेंटली एबल्ड हो जाते हैं, डिसेबल्ड, बिल्कुल, जो हम कहते हैं डिसेबल्ड, तो वहाँ पे डिफरेंटली एबल्ड हो जाते हैं। लेकिन उस डिफरेंट को फेस करने के लिए उनको टेक्नोलॉजी या कोई सपोर्ट ऐसा चाहिए ताकि वो अपनी जो एबलनेस है उनके अंदर, जो योग्यताएं हैं, उनको प्रदर्शित कर सकें। बिल्कुल जी सर। आप जिस तन्मयता से और जितने हार्ड वर्किंग हैं, उसी तरह आप संवेदनशील भी बहुत हैं। अभी हाल ही में अगर मैं बात करूं तो हिमाचल में कुछ ऐसा प्राकृतिक आपदा आई थी और आप वहां खुद भी पहुंचे थे। तो क्या कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप स्पेशल एजुकेटर हैं और दृष्टि दिव्यांगों के साथ में रहते हैं, या ऐसा कोई कनेक्शन था, या किस तरह से? क्योंकि आपने जो संवेदनशीलता दिखाई थी, आप खुद पहुंचे थे वहाँ पर मदद लेकर, वो क्या था? वो इंसिडेंट ज़रूर मैं चाहूँगा कि आपसे जानूँ उसके बारे में। जी सर, अभी जहाँ का मैं रहने वाला हूँ, मंडी हिमाचल प्रदेश, वहाँ पे आजकल आपदा का बहुत प्रभाव है और बहुत सारे इलाके प्रभावित हैं। सैकड़ों लोग बेघर हो गए हैं, सैकड़ों लोगों की जानें चली गई हैं। तो 30 जून को लगभग ऐसा ही हमारे घर से, हमारी ही डिस्ट्रिक्ट में एक जगह पे ऐसा हुआ, थुनाग नामक जगह है। तो वहाँ पे काफ़ी दिनों से बहुत सारे लोग जा रहे हैं वहाँ पे मदद करने लोगों की। तो मुझे भी लगा कि यहाँ से अगर कोशिश करें हम तो हो सकता है कि पहले मैं ये सोच रहा था कि ठीक है, मैं है, साथ में 1-2 लोग और हैं, तो कुछ पैसे हम लोग किसी को ट्रांसफ़र कर देंगे तो वहाँ पे ज़रूरतमंद लोग जो है उन तक थोड़ा बहुत पहुँच जाए। फिर हमारे एक सर हैं जो रिटायर्ड हैं अभी, धीरेन्द्र कुमार नवानी जी नाम मैंने कहा, तो उन्होंने एक दिन फ़ोन किया मुझे, तो कह रहे आपके यहाँ ऐसा हो रहा है, मैं टीवी पे रोज़ देख रहा हूँ, क्या आप नहीं जा रहे वहाँ? तो मैंने, सर मैं सोच तो रहा हूँ कि देखता हूँ कब जाता हूँ। तो कह रहे यार पैसे इकट्ठे करो, सब लोग पैसे देंगे और इकट्ठे कीजिए। तो मैंने सोचा चलो करता हूँ।
तो मैंने क्या किया कि ऐसे ही एक रफ आइडिया लेके कि 700 रुपीज़ के आसपास हम लोग एक किट तैयार करते हैं और वहाँ पे जाके हम किसी को पैसे भेज देंगे, वहाँ पे जाके डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। जो रिस्पांस देखा हमने, तो दूसरे दिन हमने 35,000 के आसपास इकट्ठा हो गया था और तीसरे दिन 70,000 के आसपास। तो फिर मुझे लगा कि यार क्यों ना, जब लोग मेरा विश्वास करके पैसा दे रहे हैं तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं वहाँ जाऊँ और अपने आप जो भी राहत राशि है उनको सब लोगों तक पहुँचाऊँ। तो फिर पहले मेरा जाने का नहीं था, तो बाद में मुझे लगा कि नहीं, लोग जो है वो मेरे विश्वास पे ही ये काम कर रहे हैं, मतलब मेरे विश्वास पे दे रहे हैं कि सही जगह पैसा पहुँचे। क्योंकि ऐसा बहुत सारी घटनाएं ऐसी भी होती है सर कि लोग पैसे इकट्ठे कर लेते हैं और वो जहाँ पे पहुँचना होता है वहाँ पे पहुँचता नहीं है। तो फिर मैं यहाँ से सब चीज़ इकट्ठा किया और जितना भी हो सकता था मैं 2 दिन की छुट्टी लेके अपना वहाँ गया। और हम लोगों ने पहले वहाँ पे बात की हुई थी, जो जानने वाले लोग थे, कि आप केवल हमें वही लोग बताएं जहाँ पे ये चीज़ें बहुत कम पहुँची है। हम लोग को जाके बाज़ार में नहीं बांटना है, क्योंकि बाज़ार में तो सब गाड़ियाँ पहुँच ही रही है, लेकिन जहाँ पे ये सब चीज़ नहीं पहुँच रही है, राशन नहीं पहुँच रहा है, जहाँ पे ये हेल्प नहीं पहुँच रही है और जो अभी भी लगता है कि नीडी है, उनको ज़रूरत है, तो वहाँ पे हम पहुँचने की कोशिश करें। तो हम लोग गए, तो जहाँ भी हमें जाना था पहले हमने लोग चिन्हित किए हुए थे, उनको मैसेज किया हुआ था कि आपको सड़क जहाँ तक है वहाँ पे आना है। 101 किट ले गए थे हम लोग। खैर ये बताने की चीज़ नहीं होती, लेकिन फिर भी मतलब उन लोगों के लिए जिन्होंने हमारा सपोर्ट किया इस सब के लिए, तो वो लेके गए थे। और साथ में कुछ कैश हम लोगों ने इकट्ठा कर लिया था, कुछ हिमाचल से भी 20-30 हज़ार रुपये इकट्ठा हुआ था, तो 125 के आसपास हम लोग वहाँ पे राशन और जिन लोगों घरों से डेथ कैजुअलिटीज़ हुई थी, तो उन लोगों के घर में गए हम लोग और मिले। एक जगह तो क्या था कि वो सड़क से दूर था, तो लगभग 2-3 किलोमीटर तो हमको लोग चलना भी पड़ा। तो वहाँ गए, घर वालों से मिले और थोड़ा जो भी हमारी तरफ से हो सकता था। खैर उन लोगों के लिए वो मतलब कुछ भी नहीं है, जिसके घर का कोई व्यक्ति जिसने खोया है, अपना बेटा या अपना पिताजी जिसने खोया है, भाई खोया है, उनके लिए हमारी जो मदद है वो कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी थोड़ा क्या कि अपने को थोड़ा तसल्ली हो जाती है कि चलो हम कहीं पहुंच पाए, है ना, और कहीं ना कहीं उनको भी लगता हो कि चलो कोई लोग आ रहा है, हमें पूछने आ रहे हैं, एक बल मिलता है, दर्द बांटने आ रहे हैं ना। तो बस वही था सर। तो गया सर वहाँ पे, हम लोग 2 दिन में 3 दिन में वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करके आ गए सर। बड़ा दुखद था और मैं देख रहा था आप लोगों की तस्वीरें हैं, आप लोग अपने कंधों पर सामान लेके जा रहे थे और सचमुच जैसा कि आपने कहा कि दूरस्थ जो एरिया था वहाँ तक पहुँचा रहे थे और वहाँ तक आप उनको खुद सामान लेके जा रहे थे। क्योंकि होता क्या है कि अक्सर इस तरह की जब भी कोई आपदा आती है, जहाँ जो मेन रोड रहती है वहाँ तक तो पहुँच जाती है, लेकिन जो दूरस्थ एरिया है वो रह जाते हैं, वहाँ पर पहुँचाने का काम आपने किया। सचमुच वो काबिले तारीफ़ है काफ़ी, और आपने दिखाई कि आप संवेदनशीलता है आप में। मैं अब आपसे ये जानना चाहूँगा कि एक शिक्षक के रूप में जब आप पढ़ाते हैं, प्राइमरी से शुरू करते हैं, सेकेंडरी और उसके बाद फिर हायर सेकेंडरी और फिर वो जब कॉलेज एजुकेशन के लिए जाते हैं, तो आज की जो दिव्यांग लोगों को लेकर है, जो दिव्यांग स्टूडेंट्स हैं खासकर, उनको लेकर जो कॉलेज एजुकेशन है आज के टाइम में, यानी कि उच्च शिक्षा, वो किस तरह से है और उसमें उसको किस तरह से देखते हैं आप, और आपके पर्सपेक्टिव से अगर आपका व्यू जानना चाहूँगा तो वो कहाँ है आज? सर कॉलेज एजुकेशन हम अगर बात करें तो दिव्यांगता की जो प्रभाव है, अगर स्कूल टाइम पे उनके साथ में बच्चे ने उनको अगर कोप अप कर लिया है, तो 12वीं पास करने तक 17-18 साल की उम्र में समझदार बच्चे के रूप में तब तक वो डेवलप हो जाता है। और जो जहाँ तक कॉलेज की बात करें, अगर टेक्नोलॉजी वगैरह की हेल्प बच्चे को मिलती है, तो कॉलेज एजुकेशन जो है उसमें बहुत ज़्यादा कोई अंतर नहीं है। और एक थोड़ा माहौल का होता है, लोगों के बीच में एक्सेप्टेंस का होता है, और बहुत बार ये चीज़ें जो दिव्यांग व्यक्ति है, दिव्यांग बच्चा है, उसके ऊपर भी डिपेंड करती है, उसके बिहेवियर पे डिपेंड करती है कि उसने अपना जो स्कूल टाइम का जो समय वो है, ग्रूमिंग कैसी या उसकी 17-18 ईयर होने तक की जो एज पीरियड है, उसमें उसने क्या क्या सीखा है, बिहेवियर उसका कैसा है, समाज के बीच में वो किस तरह से जाता है। और इसमें हमारा तो जो राय रहती है बच्चों को इसलिए रहती है कि बेटा आप कम से कम अपना इंडिपेंडेंट बने, आपके पास वो सब चीज़ होनी चाहिए कि आपको दूसरों की मदद लेने की ज़रूरत ना पड़े। और दूसरी बात कि दूसरों की मदद तभी लें जब बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो, बिल्कुल, तब तो कोशिश करें कि अपने आप सब काम करने की। आप समाज के बीच में जा रहे हो, अगर आप छोटी छोटी चीज़ के लिए किसी व्यक्ति पे निर्भर रह रहे हो, तो कुछ समय के लिए ही रह पाओगे, अब उसके बाद में वो आपके साथ नहीं रहना चाहेगा। और अगर आप इंडिपेंडेंट रहते हैं
दूसरों के प्रति इस तरह का व्यवहार शो करते हो कि नहीं आप सब अपने आप कर लोगे, बहुत ही बड़ी चीज़ों के लिए जहाँ पे आपको लग रहा है कि आप नहीं कर पाओगे, तभी दूसरों की हेल्प लेते हो, तो लोग भी हमेशा तैयार रहेंगे। और किसी को अगर आप कभी हेल्प के लिए कहते हैं, मदद के लिए कहते हैं, क्योंकि कॉलेज लेवल में जब बच्चा जाता है तो वो जरूरी नहीं कि उसके अपने शहर में, अपने गाँव कस्बे में कहीं पे उसको स्कूल घर कॉलेज मिलता है, तो बाहर कहीं रहना पड़ेगा उसे, वहाँ पे नए लोगों के बीच में एडजस्ट करना होगा। तो स्कूल के टाइम पे अगर उसने ये सारी एडजस्टमेंट सीखी हैं, तो आसान, ये सारी वैल्यूज़ अगर उसने ली है कि हाँ मुझे दूसरों पे ज़्यादा निर्भर नहीं रहना है और अपने काम अधिकतर ज़्यादा करने, जब बहुत ही ज़रूरी हो तब किसी की हेल्प लेनी है, तो मैं समझता हूँ कि उसके लिए वो पूरे लाइफ के लिए अच्छा होगा। क्योंकि लोग चाहेंगे उससे जुड़ना, ऐसी व्यक्तित्व हो हमारा कि हम लोगों को आकर्षित करें, बिल्कुल है ना। वो होगा तभी जब हम किसी का मिसयूज़ नहीं करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा चाहेंगे कि हमारे जो अपने काम है जितना हम कर सके उतना हम खुद करें। रेयरली ही जब आप किसी की मदद मांगेंगे तो लोग मदद करना चाहेंगे, है ना। तो सोसाइटी तो सब चीज़ देखती है, सब चीज़ लोग समझते हैं, है ना। जहाँ पे अगर जागरूकता भी नहीं है तो वहाँ भी हमें वो करना है कि अपने व्यवहार से हम सिखाएं कि किस तरह के लोग होते हैं। तो क्योंकि मैं अपनी बात करूँ तो हम लोग जब इस फील्ड में नहीं आए थे, स्कूल टाइम में कभी कोई किसी दिव्यांग व्यक्ति को देखते थे या वीआई को देखते तो लगता था कि ये इसके लिए तो चलना फिरना सब कुछ बहुत मुश्किल होता होगा, है ना। और होता भी ऐसा ही था, जब भी ऐसे देखने को कहीं मिलता था, कहीं बस स्टैंड में या दूसरी जगह कहीं, तो कोई पकड़ के लेके चल रहा होता था, और वो डर डर के अपना चल रहे होते थे। और जब इस फील्ड में आया तो अब ऐसा लगता है कि कोई दिक्कत ही नहीं है। हमारे विद्यालय में जब कोई अगर इस तरह की कोई सोचते हैं कि बच्चे मोबिलिटी नहीं कर सकते, किस तरह से अपने काम करते होंगे सारे, तो कभी एक बार हमारे संस्थान का, राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांग जन सशक्तिकरण संस्थान का एक दौरा करके आ जाएं, तो एक बार में समझ आएंगे कि नहीं तो हम बहुत कुछ कर लेते हैं हम, तो मतलब पूरा माइंड खुल जाएगा एक बार में, बिल्कुल है ना। तो वो सब चीज़ें ज़रूरी है, जानना ज़रूरी है। और समाज में जब बच्चा 12th के बाद जाता है तो सब रेगुलर कॉलेज में जाते हैं, बिल्कुल वहाँ पे आपको स्पेशल कॉलेज नहीं मिलेंगे। रेगुलर कॉलेज में जाएंगे, वहाँ पे जो गैर दिव्यांग बच्चे हैं उनके बीच में रहेंगे, तो वहाँ उनका अपना व्यवहार बिल्कुल बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि लोग आपके साथ कैसा व्यवहार करें उसके लिए। और लोगों के बीच में आप कैसी छवि बना रहे हो अपनी, वो आपकी छवि सभी दिव्यांगों की छवि होगी, बिल्कुल, है ना। आप जो भी व्यवहार करते हैं वो सभी दिव्यांगों का व्यवहार होगा। तो इसलिए ये सब चीज़ अगर बच्चा स्कूल लेवल तक सीख जाता है तो हायर लेवल में जाने पर, हायर एजुकेशन में जब हो जाता है तो उसको समायोजित समाज मिलेगा और लोग चाहेंगे उसकी हेल्प करना। अक्सर ये देखा जाता है या ऐसा सुना जाता है, मैं ये कहूँगा कि सुना जाता है ज़्यादातर, कि जो दिव्यांग हैं, जो दिव्यांग स्टूडेंट्स हैं खासकर, वो म्यूज़िक में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। क्योंकि आप शिक्षण के क्षेत्र में हैं, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जब एक बार हायर एजुकेशन हो जाने के बाद में ऐसा आपके पास जो आपका पढ़ाया हुआ स्टूडेंट है जब वापस आता है किसी जॉब में लगने के बाद में, एक तो उस टाइम में आपको कैसा लगता है, क्या फीलिंग्स होती हैं आपकी वो पल, और दूसरा जब बाहर जाते हैं तो कौन कौन से फील्ड आज हैं जहाँ पर खासकर जो दृष्टि दिव्यांग हैं वो लोग आज जॉब कर रहे हैं और उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं? सर एक्चुअल में क्या है, जैसे हम देखते हैं कि अभी हर जगह लगभग आपको बच्चे देखने को मिल जाएंगे। बिल्कुल वीआई बच्चे, आप किसी भी बैंक में चले जाएंगे तो हर दूसरे बैंक में आपको एक दिव्यांग व्यक्ति मिलेगा, बिल्कुल। तो जॉब में तो सब जगह आजकल बच्चे हर फील्ड में जा रहे हैं। और दूसरा क्या है कि केवल म्यूजिक ही इंटरेस्ट एरिया है ऐसा नहीं, पहले ये सोचना होता था लोगों का, बिल्कुल, और हो सकता था कहीं ना कहीं संसाधन नहीं थे, जॉब्स नहीं थी, तो लोग क्या है कि अपना म्यूजिक सीख लिया। अभी के समय में अगर हम देखें तो कंप्यूटर में जो विजुअली इम्पेयर्ड बच्चे हैं वो एक्सपर्ट मिलेंगे, स्पोर्ट्स में वो एक्सपर्ट मिलेंगे, उसके अलावा म्यूजिक में अभी भी लोग एक्सपर्ट हैं, और एकेडमिक्स में भी बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं। आज बच्चे ये सपना लेके चल रहे हैं कि हमें IAS PCS बनना है ना, हमें सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम देना है और उसको क्रैक करना है। और हमारे संस्थान से अभी तक 2-3 IAS जो हैं देश में अपनी, VI लोग जो हैं वो देश में अपनी सेवाएं भी दे रहे हैं। तो वो उन सब जो पीछे से आ रहे हैं उनके लिए एक एग्जाम्पल है कि हमें क्या करना है। और उसके अलावा भी अन्य कई सारे फील्ड में अभी एक बच्चा हमारा जो सॉफ्टवेयर डेवलपर है, नोएडा में माइक्रोसॉफ्ट में जॉब करता है, और स्पोर्ट्स में बच्चे हमारे इंटरनेशनल लेवल तक खेल रहे हैं, अपना लोहा मनवा रहे हैं। अगर IT की बात करें तो अभी 2 दिन पहले की ही बात है, दिल्ली में सक्षम एक संस्था है, वहाँ पे एक कंपटीशन रखा गया था, वहाँ से ढेर सारे प्राइज जो है बच्चे हमारे लेके आए हैं, है ना। तो मतलब अभी
वो बात कहना, ये तथ्य कि बच्चे केवल म्यूजिक ही इंटरेस्टेड होते हैं उसमें, उसी में अपनी प्रतिभा दिखाते हैं, तो वो अभी के समय में तो चरितार्थ नहीं होता। बिल्कुल, आपका कहने का तात्पर्य यह है कि अब लगभग हर फील्ड में स्कोप है, करने के ऊपर है कि आप कितना कर रहे हैं और आप खुद को कितना तैयार कर रहे हैं। अब क्योंकि बात करने का बहुत मन है और बहुत चीज़ें भी जाननी हैं, लेकिन समय कहता है कि मैं आपसे ये ज़रूर चाहूँगा कि आपके तरफ से अगर मैं कुछ कहूँ कि पेरेंट्स के लिए, खासकर पेरेंट्स के लिए और समाज के लिए 2 मैसेज ज़रूर चाहूँगा कि एक तो CWSN के जो पेरेंट्स हैं उनके लिए और दूसरा समाज के लिए। तो आपके मैसेज क्या होंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे आप रेडियो केदार के माध्यम से? जी, तो रेडियो केदार का आज मुझे जो प्लेटफॉर्म मिला है, इसके माध्यम से पहले मैं पेरेंट्स की बात करना चाहूँगा, क्योंकि उनका एक बहुत बड़ा रोल है बच्चे को शेप अप करने में। आप पहले बच्चे को समझने की कोशिश करें, उसकी जो दिव्यांगता है उसको समझने की कोशिश करें, और उसके बाद आपका जो दूसरा स्टेप होना चाहिए कि आप जो उसके विशेषज्ञ हैं या ऐसी जगह जहाँ उस पर्टिकुलर डिसेबिलिटी से रिलेटेड बच्चे रहते हैं, एक्सपर्ट्स रहते हैं, वहाँ का दौरा करें, वहाँ का विजिट करें और वहाँ एक्सपर्ट से मिलें, उनसे बच्चों की स्ट्रेंथ के बारे में बात करें। क्योंकि मैं जब आप खुद भी आपको बता रहा था कि इस फील्ड में आने से पहले इतनी ज़्यादा जानकारी नहीं थी कि इतने टैलेंटेड बच्चे होते हैं। मतलब कहीं ना कहीं एक माइंडसेट ऐसा रहता है कि शायद इनको केवल कुछ ही फील्ड्स ऐसी होंगी जहाँ जो ये काम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ जब देखते हैं तो बच्चे सब कर सकते हैं जो भी आप उनसे करवाना चाहें, लेकिन उनको ज़रूरत है कि उनको अपॉर्चुनिटी मिले। तो पेरेंट्स से ये चाहता हूँ कि आप जितना जागरूक हो सकें उस विशेष दिव्यांगता के बारे में जो आपके बच्चे में है उसके हों, और अपॉर्चुनिटी जितनी उसको दे सके, एक्सपोजर जितने उसको दे सके, और कोशिश करें कि उसको इंडिपेंडेंट बनाएं। हर बात पे लेकर आप उसको हाथ पकड़ के उसको साथ आने जाने की ज़रूरत नहीं है, हर बार चम्मच से उसको खाना खिलाने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल, वो सारी चीज़ें जब तक बच्चा अपने आप नहीं करेगा तब तक वो नहीं समझ पाएगा। और जिस दिन ये बच्चा अपने आप चलना फिरना शुरू कर देगा, मोबिलिटी अच्छी हो जाएगी, अपने जो रोज़मर्रा के कार्य हैं उनको इंडिपेंडेंटली करना शुरू कर देगा, और उसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस हो कि वो जो अननोन पर्सन है उनसे भी कॉन्फिडेंटली अगर बात कर पाए, अपने व्यूज शेयर कर पाए, अपनी समस्या को शेयर कर पाए, तो मुझे लगता है कि उसके बाद में एजुकेशन बहुत छोटी चीज़ रह जाएगी उसके लिए। तो कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना, उसको इंडिपेंडेंट बनाना, ये पेरेंट्स के लिए सबसे बेसिक बातें हैं। उसके बाद आपको उसको शेप अप करना है उसके फ्यूचर को लेके, कि उसको आप फ्यूचर में उसको लेके आप कहाँ देखते हो। वो तभी देख पाओगे जब आप उसके बारे में जानोगे, दुनिया को एक्सप्लोर करोगे, चीज़ों को जानोगे कि क्या क्या लोग कर रहे हैं। आज सब चीज़ ना होने के बावजूद भी लोग अपनी मेहनत से मतलब कहाँ कहाँ अपने जो झंडे गाड़ रहे हैं, कहाँ कहाँ कौन कौन से अपने टारगेट जो उनको अचीव कर रहे हैं। तो पेरेंट्स के लिए तो ये है सर, है ना। तो ये सब चीज़ अगर करता है पेरेंट्स, तो बच्चा अपना पूरे होल लाइफ जो है वो इंडिपेंडेंट अपने स्पेंड कर सकता है। सोसाइटी के लिए क्या कहना चाहेंगे, जो समाज है हमारा उसके लिए दिव्यांगता को लेके या उनकी एक्सेप्टेंस के लिए सर, वो क्या मैसेज होगा आपका? सोसाइटी के लिए मैं कहना चाहूँगा कि जहाँ तक एक्सेप्टेंस की बात आती है, लोग थोड़ा सा कई बार जो रूढ़िवादिता है, हमारे जो अंधविश्वास है उनके साथ में जोड़ देते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। कहीं ना कोई ऐसी डेफिशिएंसी हो जाती है बॉडी में, है ना, या जेनेटिक कारण भी इसके हो सकते हैं, कई बार एक्सीडेंट वगैरह इसका कारण हो सकता है। लेकिन उनमें वो सारी चीज़ें हैं, उन बच्चों में जो डिफरेंटली एबल्ड बच्चे हैं, दिव्यांग बच्चे हैं, उनमें वो सारी क्षमताएं हैं जो एक रेगुलर स्टूडेंट में है, गैर दिव्यांग बच्चे में है। तो उन क्षमताओं को एक प्रॉपर वे चाहिए बाहर निकलने के लिए। बस आपको वो रास्ता देना है, उसको वो अवसर देने हैं जहाँ पे अपनी क्षमताओं को दिखा पाए, प्रदर्शित कर पाए। और वो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं कि जो गैर दिव्यांग बच्चा है उससे अधिक कोई दिव्यांग बच्चा अपनी प्रतिभा को दिखा पाएगा, अगर उसको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अगर नहीं मिली, उसको प्रॉपर वो माध्यम नहीं मिले जो मिलने चाहिए, तो उसकी जो प्रतिभाएं वो दबी रह जाएगी। इसलिए ज़रूरत है उनको समझने की, दिव्यांगता को समझने की, उनको जानने की, उनको अवसर देने की। जब हम उसका रिस्पेक्ट करेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे, तो तब वो कहीं ना कहीं अपने जो अवसर मिले होंगे उनका सही तरीके से उपयोग कर पाएगा, समाज को दिखा पाएगा कि वो क्या कर सकता है ना। तो समाज की तरफ से उसको एक्सेप्ट करना और उसकी जो डिफरेंसेस उसके अंदर हैं, जो दिव्यांगता है, उसके साथ में उसको एक्सेप्ट करना और उसको गाइड करना, अवसर देना, ये थोड़ा सा अगर ये सब चीज़ें हो जाए तो कहीं ना कहीं एक इंक्लूसिव सोसाइटी कंट्रीब्यूट करने वाले मेंबर के रूप में एक दिव्यांग व्यक्ति को हम लोग समाज में देख सकते हैं।
ब्रिजलाल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपने बहुत अच्छा स्पेशल एजुकेशन और उस पर जो इंसाइट्स दिए उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बात कर रहा था श्री ब्रिजलाल जी से और रेडियो केदार पर जो चर्चा चल रही थी ये थी स्पेशल एजुकेशन और उससे रिलेटेड जितने भी जो मुद्दे हैं या जो भी पहलू हैं उन पर हमने बात करने की कोशिश की। आशा करता हूँ आप सभी को ये पसंद आएगा और फिर से एक किसी विषय पर आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक आप सभी को रेडियो केदार की तरफ से नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद।